गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस लायर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट आज आपको नोटरी नियम 1956 की धारा 6, 7, 8 के बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। इससे पहले मैंने नियम 1, 2, 3, 4 के बारे में 2 अलग वीडियो बनाए हैं जो अपलोड किए जा चुके हैं। नियम 1 और 2 में संक्षिप्त विवरण और परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। नियम 3 में नोटरी नियुक्त होने की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। नियम 4 में आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। उसके फार्म 1 और 2 के बारे में बताया गया है। फार्म फर्स्ट और फार्म सेकंड एडवोकेट्स के द्वारा भरा जाएगा और फार्म सेकंड न्यायिक सेवा के सदस्यों के द्वारा भरा जाएगा, जो न्यायिक सेवा के सदस्यों के संबंध में धारा 3 में उल्लेख किया गया है। इसका 2000 नोटिस संशोधन अधिनियम 2024 में उल्लेख किया गया है फार्म 1 और 2 का, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और इस बार इस वीडियो के जरिए मैं आपको धारा 6, 7 और 8 के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें जब आवेदन दे दिया जाएगा तो आवेदन पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, समुच्च सरकार उसमें क्या सिफारिश रिपोर्ट पेश करेगी और नोटरी को नियुक्त किस प्रकार से किया जाएगा, उसके कार्य का क्षेत्र और विस्तार क्या होगा, ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो इसकी डिटेल चर्चा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं, जहां पूरी डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग बता रहा हूं। आइए सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे धारा 1 में संक्षिप्त नाम, 2 में परिभाषाएं, 3 में नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं, 4 में नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन और धारा 6 में इस पे प्रारंभिक कार्रवाई। जब आवेदन दे दिया जाएगा फार्म 1 या 2 के प्रारूप में तो उसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें बताया गया। आइए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की जांच करेगा और यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है या आवेदक के पास नियम 3 में निर्दिष्ट योग्यता नहीं है या नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदक का कोई पिछला आवेदन आवेदन की तारीख से 6 महीने के पहले खारिज कर दिया गया था, तो उसे सरसरी तौर पर खारिज कर देगा और आवेदक को तद अनुसार सूचित करेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि जो आवेदन एक नोटरी अधिवक्ता के द्वारा दिया जाता है उस आवेदन से सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है या धारा 3 में जो योग्यताएं दी गई है नोटरी एडवोकेट को वो योग्यता वो नहीं रखता है या जिस तारीख को आवेदन उसके द्वारा दिया गया है उससे पहले 6 महीने के अंदर उसका कोई आवेदन निरस्त किया जा चुका है, तो उस आवेदन को वो निरस्त कर देगा और उसकी सूचना नोटरी जो आवेदक है उसको दे दी जाएगी। और यदि वो उसको निरस्त नहीं करता है तो आगे क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी वो बताया गया है। यदि सक्षम प्राधिकारी उपनियम 1 के अधीन आवेदन को अस्वीकृत नहीं करता है तब वह यदि ठीक समझे तो वह उस क्षेत्र में किसी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, निगमित विधि सोसाइटी या अन्य प्राधिकरण से जहां आवेदक प्रैक्टिस करने का प्रस्ताव करता है, आवेदक की नोटरी के रूप में नियुक्ति के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो पता लगा सकता है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि वो इसमें उचित समझता आवेदन को, तो जिस जगह का नोटरी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि मैं इस क्षेत्र में नोटरी का कार्य करूंगा, उस क्षेत्र की बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, निगमित विधि सोसाइटी या अन्य प्राधिकरण से इस संबंध में यदि कोई आपत्तियां हैं तो सक्षम प्राधिकारी मंगाएगा और उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद उस पर अपनी सिफारिश और रिपोर्ट पेश करेगा, जो धारा 7 में बताया गया है। धारा 7 में आप देख रहे हैं सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश। सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे और आवेदक को नियम 6 के उपनियम 2 के अधीन नियत समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों के विरुद्ध यदि कोई हो अपना अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात समुचित सरकार को रिपोर्ट देगा, जिसमें सिफारिश की जाएगी कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। मतलब सक्षम प्राधिकारी जांच करेगा, उन आपत्तियों को सुनेगा, नोटरी अधिवक्ता को भी उस पर अभ्यावेदन देने का कहा जाएगा और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की जाएगी, समुचित सरकार के सामने, और सिफारिश की जाएगी कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी उपनियम 1 के अधीन रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के संबंध में भी अपनी सिफारिश करेगा जिनके द्वारा आवेदन की पूरी लागत या इसका कोई भाग जिसमें सुनवाई की लागत यदि कोई हो सम्मिलित है वहन किया जाएगा। मतलब रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के संबंध में भी सिफारिश करेगा
जिसमें लागत से संबंध में जो बताया गया है या उसका कोई भाग के बारे में बताया गया है तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। नंबर 3 में उपनियम 1 के अधीन अपनी सिफारिश करते समय सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर समुचित ध्यान देगा। मतलब धारा 7 की उपधारा 3 में उपनियम 1 के अधीन अपनी सिफारिश करते समय सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर समुचित ध्यान देगा। मतलब ये पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें सक्षम प्राधिकारी जिन पे अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। नंबर 1, क्या आवेदक सामान्यतः उस क्षेत्र में रहता है जिसमें नोटरी के रूप में अभ्यास करने का प्रस्ताव करता है। मतलब सक्षम प्राधिकारी इस बारे में भी जांच करेगा कि आवेदक ने जिस क्षेत्र में नोटरी का कार्य करने के लिए प्रस्ताव रखा है क्या उस क्षेत्र का मूल निवासी है, उस क्षेत्र में निवास करता है, उस क्षेत्र की बार काउंसिल में क्या वो सदस्य है, उसी जगह वो रहता है। इस बारे में संपूर्ण जांच करके रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करेगा। नंबर 2 में क्या उस क्षेत्र के वाणिज्यिक महत्व को ध्यान में रखते हुए जिसमें आवेदक अभ्यास करने का प्रस्ताव करता है तथा उस क्षेत्र में अभ्यास करने वाले मौजूदा नोटरियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के लिए कोई अतिरिक्त नोटरी नियुक्त करना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी इस बारे में भी रिपोर्ट पेश करेगा कि जिस जगह वो नोटरी का व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है क्या वहाँ बहुत अधिक संख्या में नोटरी हैं या कम संख्या में नोटरी हैं, क्या उस जगह नोटरी नियुक्ति किया जाना उचित है या अधिक संख्या होने के कारण नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में भी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। वाणिज्यिक कानून के अपने ज्ञान और अनुभव तथा नोटरी के रूप में उसके संबंध में उठाई गई आपत्तियों की प्रकृति। मतलब जो नोटरी एडवोकेट है वो कानून का कितना ज्ञान रखता है, उसको कितना अनुभव है और जो आपत्तियां आई हैं उसकी प्रकृति किस प्रकार की, इस सब के बारे में सिफारिश रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। जहां आवेदक विधि व्यवसायियों की किसी फर्म से संबंधित है, मतलब एडवोकेट अगर किसी फर्म से संबंधित है तो वह क्या उस फर्म में विद्यमान नोटरियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उस फर्म में कोई अतिरिक्त नोटरी नियुक्त करना उचित और आवश्यक है। तो उस संबंध में क्या पहले से नोटरी एडवोकेट नियुक्त हैं, और अगर नोटरी एडवोकेट नियुक्त हैं तो क्या उनकी संख्या ज्यादा है या कम है, या इसको नियुक्त किया जाना उपयुक्त है या नहीं, इसको भी सिफारिश जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। इस मुद्दे को, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखा जाएगा। उस क्षेत्र के संबंध में अन्य आवेदकों के आवेदन लंबित हैं, क्या आवेदक ऐसे अन्य आवेदकों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। मतलब एक से अधिक नोटरी अधिवक्ताओं ने यदि नोटरी के लिए आवेदन दे रखा है तो उनमें जो सबसे ज्यादा योग्य और काबिल होगा उसको नोटरी के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके बारे में भी जांच और विचार किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि बशर्ते की श्रेणी ख और ग के संबंध में यदि प्रपत्र 2 में प्रस्तुत आवेदन सही पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थिति से छूट देकर सीधे नोटरी के रूप में अभ्यास का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। मतलब सक्षम प्राधिकारी यदि आवेदन को उचित पाता है तो साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उसको उपस्थित हुए बगैर डायरेक्ट नोटरी का प्रमाण पत्र जारी करके नोटरी के नियुक्त करके उसको अनुमति दिए जाने का भी प्रावधान दिया गया है। अब इसमें दिया गया है, इसी की उपधारा 1 है ये, यदि समुचित सरकारी अनुमति देती है कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक को नोटरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदक की योग्यता का आकलन करने के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा। साक्षात्कार बोर्ड अपनी सिफारिशें समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा। यदि समुचित सरकार यह अनुमति देती है कि साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नोटरी एडवोकेट को उपस्थित होना चाहिए तो साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड एक या एक से अधिक हो सकते हैं और उसमें ये मैंने नियम 2 पढ़ दिया, सॉरी, इसके लिए मैं नियम 1 बता देता हूँ कि नियुक्ति के लिए किए जाने के लिए आवेदक की योग्यता का आकलन करने के लिए निर्धारित तिथि, समय, स्थान पर साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना नोटरी एडवोकेट को दी जाएगी। यदि पाया जाता है कि नोटरी एडवोकेट को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना चाहिए तो उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें तिथि, समय, स्थान सब कुछ लिखा होगा और साक्षात्कार बोर्ड अपनी सिफारिशें समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा। और ये जो अभी मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए इन सभी पॉइंट्स पे साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट पेश की जाएगी। साक्षात्कार बोर्ड अपनी सिफारिशें समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा। मतलब साक्षात्कार बोर्ड उन सिफारिशों को जो उसने तैयार की हैं जिन पॉइंट पे वो समुचित सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नंबर 2 में दिया है कि समुचित सरकार द्वारा
कानूनी मामलों से निपटने वाले अपने अधिकारियों में से एक या एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड गठित किए जाएंगे और प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड का अध्यक्ष उस सरकार का संयुक्त सचिव या विधि अधिकारी के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। समुचित सरकार द्वारा कानूनी मामलों से निपटाने के लिए एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा और साक्षात्कार बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो सरकार का सचिव या विधि अधिकारी के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। ये इसमें बताया गया है। इसमें धारा 7B में संक्रमणकालीन प्रावधान दिए गए हैं और 8 में है नोटरी की नियुक्ति कि साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर समुचित सरकार सिफारिश पर विचार करेगी। मतलब धारा 7 के तहत जो सिफारिश तैयार की गई है उस पर समुचित सरकार विचार करेगी और आगे क्या कार्रवाई करेगी इसमें बताया गया है। नंबर 1, उस संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में आवेदन को स्वीकार किया जाएगा जिसमें वह संबंधित है या उस क्षेत्र के किसी भाग के संबंध में आवेदन को अनुमति दे जिससे वह संबंधित है या आवेदन को अस्वीकार कर दे। मतलब समुचित सरकार को सिफारिश रिपोर्ट पेश होने के बाद ये पूर्ण अधिकार है कि या तो उस आवेदन को पूर्णतः स्वीकार कर ले या अंशतः स्वीकार कर ले, उसका कुछ भाग, या उस आवेदन को निरस्त कर दे। ये समुचित सरकार को पूरा राइट्स दिया गया है। तथा ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी ऐसे आदेश देगी जो सरकार ठीक समझे, जिनके द्वारा आवेदन की पूरी लागत या उसका कोई भाग जिसके अंतर्गत सुनवाई की लागत यदि कोई हो वहन की जाएंगे। मतलब उसकी लागत या उसके भाग के संबंध में भी इसमें विचार किया जाएगा जिसमें बताया गया है। कोई भी आवेदन जिसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो, GSR 51/14/3/1958 द्वारा सम्मिलित किया गया है। अस्वीकृत कर दिया गया तो उसको अस्वीकृति की सूचना दे दी जाएगी। उस क्षेत्र के केवल एक भाग के संबंध में अनुमति दी गई है जिससे वह संबंधित है या जिसके खिलाफ उपनियम 1 के तहत लागत के रूप में आदेश दिया गया है। मतलब यदि उपनियम 1 के अधीन उसका कोई आदेश उसके खिलाफ दिया गया है, जैसा कि उपनियम 1 में ऊपर भी बताया गया था, तो आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर आदेश की समीक्षा के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन कर सकता है। मतलब उपनियम 1 के अधीन यदि कोई आदेश दिया गया है तो 60 दिनों के भीतर समुचित सरकार को उस आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन दिया जा सकता है और वह सरकार ऐसा अतिरिक्त जांच करने के बाद जैसा ठीक समझे ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वो आवश्यक समझे। इसी में 4 में बताया गया है, जहां आवेदन की अनुमति दी जाती है उपयुक्त सरकार आवेदक को नोटरी के रूप में नियुक्त करेगी और उसका नाम अधिनियम की धारा 4 के तहत उस सरकार द्वारा बनाए गए नोटरी के रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश देगी। यदि उपयुक्त सरकार आवेदक को नोटरी के रूप में नियुक्त करती है तो धारा 4 के तहत जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटरियों के रजिस्टर बनाए गए उसमें नोटरी के रूप में उसका नाम दर्ज किया जाए, इस बात का निर्देश दिया जाएगा। ये धारा 4 है नोटरी अधिनियम 1952 की, जो मैंने पिछले वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ उसके संबंध में पिछला वीडियो। इसमें आप देख रहे हैं कि अधिनियम की धारा 4, मतलब जहां भी अधिनियम शब्द आएगा वहां नोटरी अधिनियम 1952 ही माना जाएगा। नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ही उपनियम 1956 बनाया गया है, नोटरी नियम 1956। ये मैं आपको इस संबंध में पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। निर्देश देगी और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। मतलब नोटरी धारा 4 के तहत जो रजिस्टर तैयार किए जाएंगे उसमें नाम दर्ज करने का निर्देश दिया जाएगा और जो नोटरियों का शुल्क है वो शुल्क राशि उसको जमा कराना पड़ेगी जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है, जिससे उसे क्षेत्र में जिससे आवेदन संबंधित है या उसके ऐसे भाग में जैसा उपयुक्त सरकार प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कर सकती है उस तारीख से 5 साल की अवधि के लिए नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अगर उसको नोटरी नियुक्त करती है तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ शुल्कें तय की गई हैं, जैसे कि वर्तमान में भारत कोष पोर्टल की 2000 की रसीद भेजी गई है, एनओसी में 1000 की रसीद, ये हर स्टेट की अलग अलग होती है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट की कुछ शुल्क होती हैं, वो शुल्क आपको जमा कराना होंगी। जमा कराने के बाद गवर्नमेंट एक 5 साल का सर्टिफिकेट देगी। 5 साल का सर्टिफिकेट देने के बाद आप अपना नोटरी का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे नोटरियों की संख्या जिनके व्यवसाय प्रमाण पत्र का अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नवीनीकरण किया गया है। अनुसूची में निर्दिष्ट नोटरियों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए नियुक्त नोटरियों की कुल संख्या में शामिल की जाएगी। मतलब जिन लोगों का नवीनीकरण किया गया उनकी संख्याओं को भी इसमें शामिल माना जाएगा।
अब इसमें आगे बताया गया है, यदि संघ राज्य क्षेत्र या संबंधित राज्य से कोटा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त होता है तो उस पर निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाएगा। मतलब किसी क्षेत्र में नौकरियों की संख्याओं को बढ़ाया जाए, इस बारे में अगर कोई बात होती है, अनुरोध प्राप्त होता है, तो उसमें दो बातों को शामिल किया जाएगा। नंबर एक, संबंधित राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये जांच की जाएगी कि क्या उस जगह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पॉपुलेशन बढ़ी है, इसको देखा जाएगा कि नौकरियों की संख्या बढ़ाने में इस पे विचार किया जाएगा। नंबर दो है, यदि संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के जिलों या तहसील या तालुका की संख्या में वृद्धि होती है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र के जिले, तहसील या तालुका में वृद्धि हुई है, इस बारे में विचार किया जाएगा। नंबर एक में पॉपुलेशन और दूसरे में तहसील या तालुकों की संख्या के में वृद्धि के बारे में विचार किया जाएगा। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि अतिरिक्त नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। अभी धारा के 8 में अभ्यास के क्षेत्र के विस्तार के बारे में बताया गया। पहला मैं पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद आपको समझा भी दूंगा। कोई नोटरी पब्लिक जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में पहले से ही व्यवसाय प्रमाण पत्र है, पर्याप्त कारणों से अपने व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब कोई नोटरी एडवोकेट जो ऑलरेडी नोटरी का वर्क कर रहा है, अगर वो चाहता है कि उसके नोटरी के क्षेत्र को बढ़ाया जाए तो इस धारा के तहत आवेदन दे सकता है। यदि व्यवसाय का मूल प्रमाण पत्र किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था और जिस व्यवसाय के लिए आवेदन किया गया है उसका नया क्षेत्र उस राज्य क्षेत्र में आता है, तो व्यवसाय क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन उस राज्य सरकार को किया जाएगा। मतलब जो नोटरी एडवोकेट अपने क्षेत्र को बढ़ाने के व्यवसाय के लिए मांग करता है और उसको राज्य सरकार के द्वारा नोटरी एडवोकेट नियुक्त किया गया है और वो क्षेत्र राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार को उसके द्वारा आवेदन दिया जाएगा। उन सभी मामलों में जहां व्यवसाय का मूल प्रमाण पत्र केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया था, व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार को किया जाएगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटरी नियुक्त किया गया है तो क्षेत्र विस्तार के लिए आवेदन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन जहां नया क्षेत्र या तो पूरी तरह से राज्य के बाहर या आंशिक रूप से मूल प्रमाण पत्र देने वाले राज्य के अंदर और आंशिक रूप से बाहर आता है, वह नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को किया जाएगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसा भी मामला हो, आवेदन में बताए गए कारणों और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसा उचित समझे। व्यवसाय के क्षेत्र के किसी भी विस्तार का मूल प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि बढ़ाने का प्रभाव नहीं रखेगी। मतलब इसमें अभ्यास क्षेत्र को बढ़ाने के संबंध में सभी कानूनी जानकारी दी गई है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटरी नियुक्त किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आवेदन दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा किया गया नोटरी एडवोकेट नियुक्त तो राज्य सरकार को आवेदन दिया जाएगा। इसमें बताया गया 8B में प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण। मतलब जब नोटरी एडवोकेट, पढ़ देता हूं पहले में, नियम 8 के उपनियम 4 के अंतर्गत जारी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 1CVI में उचित सरकार को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने पहले ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के तो यदि उसकी समय अवधि समाप्त हो गई, वैधता अवधि समाप्त हो गई, तो समाप्त होने की तिथि से 6 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें 6 माह की समय अवधि निर्धारित की गई है। जिस भी नोटरी एडवोकेट का नोटरी लाइसेंस 5 साल का जो उसको दिया गया है, जिस तारीख को समाप्त होता है उस तारीख से 6 महीने के अंदर ऑनलाइन उसको नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन दिया जाएगा। इसी में धारा 9 में व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण तथा क्षेत्र के विस्तार के लिए शुल्क के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से इस धारा में मेरे द्वारा संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो से संबंधित कई और अन्य भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जैसे विवाह और विवाह के संबंध में नोटरी एडवोकेट के द्वारा किसी भी प्रकार की नोटरी नहीं की जाएगी, इसके संबंध में ऑलरेडी मेरा आधा घंटे का वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। और नोटरी में भारत कोट रसीद से लेके पूरे दस्तावेजों का वीडियो मेरा अलग से अपलोड है। नोटरी भारत में कैसे नियुक्त किए जाएं, नोटरी एडवोकेट कैसे बने, इसका भी मेरा वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।